डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मुझे बहुत रिक्वेस्ट मिले हैं। पहले तो मैं सॉरी कि मुझे देर हुई है। मुझे बताया गया कि एसओएल जिसमें मेरे कई स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम 11 को हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी, और मैं इस बार 3 इयर्स का जो न्यू वर्जन है नहीं ला पाया। तो चलो उस कमी को पूरा करते हैं। डीयू और अदर यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट इससे फायदा उठाएंगे, कई अन्य यूनिवर्सिटी के, क्योंकि सब में अब जो है अंडरग्राउंड अंडर ग्रेजुएट की जो सिलेबस है वो सीबीसीएस हो गई है, जो एक जैसी है। इग्नू हो, एसओएल हो, डीयू हो, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए यूजफुल होगी। तो बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए लेट अस बिगिन 3 इयर्स पेपर एनालिसिस, जिसमें 2021, 20 और 19 के क्वेश्चन जो है पेपर शामिल हैं। ऑफ कोर्स ये डीयू से लिए गए हैं, अन्य यूनिवर्सिटी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते होंगे। उनकी एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन और थोड़ी बहुत गेस, उसका कोई ज्यादा खास मायने है नहीं। आप भी कर सकते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी जो सेमेस्टर 6 बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि हम लास्ट मिनट टिप्स जो मेरे दिमाग में आती, क्योंकि इस बार ऑफलाइन मुझे बताया गया है एग्जामिनेशन होगी, तो इसमें देखिए 6 थिंकर आपको पढ़ने हैं। ऑफ कोर्स कोलंटाई को हेगल से रिप्लेस किया गया और 8 क्वेश्चन आएंगे। जो 8वां क्वेश्चन जनरली नोट्स होता है, तो 7। तो इसका मतलब कि हर थिंकर से एक एक क्वेश्चन रहेगा, किसी एक थिंकर से 2 क्वेश्चन रहेगा। वो थिंकर जनरली मार्क्स होते हैं, क्योंकि उनके आइडियाज इतना ज्यादा वैरिड है। हो सकता है मिल से भी जो है, जेएस मिल से भी 2 क्वेश्चन आए। आप चाहें तो आप सेलेक्टिव स्टडी कर सकते हैं, 6 में से 4 थिंकर को पढ़ सकते हैं, उससे भी आप 4 क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन इन दैट केस आपको उन चारों थिंकर को बहुत गौर से पढ़ना होगा। कुछ क्वेश्चन ऑफ बीट होंगे और कुछ क्वेश्चन सिंपल होंगे। ऑफ बीट क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं होता है। सोशल साइंस में कभी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई राइट या रॉन्ग आंसर होता ही नहीं है। क्वेश्चन सेटर करते क्या है कि सिंपल क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देते हैं लैंग्वेज के प्ले से। जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए, कैपिटलिज्म कैरीज विद इन इटसेल्फ द सीड्स ऑफ इट्स ओन डिके। मतलब कि कैपिटलिज्म में खुद ही जो है उसके बर्बादी का जो है बीज छिपा हुआ है, या उसकी परेशानी का बीज छिपा हुआ है। इसका सिंपल ये सिंपल क्वेश्चन क्या था कि कैपिटलिज्म के क्या क्या चैलेंजेस हैं, जो मार्क्स ने बताया है। इसको पूछने के लिए इन्होंने लैंग्वेज का सहारा लिया और इस तरह से सीड्स और ओन डीके ऐसा छिपा दिया। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको ट्विस्टेड दिखेंगे, लेकिन वो एक्चुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उसके लिए क्या कीजिए, इसको आप 3 बार, 4 बार, 5 बार पढ़िए। इनफैक्ट हर क्वेश्चन को 3, 4, 5 बार पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन, ट्विस्टेड हो, नॉर्मल हो। और फिर उसका हिंदी वर्जन भी पढ़िए। कई बार ये बेवकूफी करते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन में जो है वो अनट्विस्टेड हो जाता है, क्योंकि जो ट्रांसलेट करने वाले उनको समझ में आता नहीं है। तो इसका ट्रांसलेशन लिख देंगे कि कैपिटलिज्म के क्या क्या चैलेंजेज हैं, ऐसे लिख देंगे हिंदी में। तो उसको हिंदी पढ़ लीजिए और फिर अनट्विस्ट कर लीजिए। मतलब इसको आप अपने दिमाग में लाइए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मार्क्स के अनुसार कैपिटलिज्म के क्या क्या चैलेंजेज है, जिससे कि हमेशा उसमें क्राइसिस होती रहती है। बस इसको ऐसे समझिए और उसके जो है रिलेवेंट पॉइंट लिख दीजिए। कई बार आपको ट्विस्टेड क्वेश्चन का ना अप्रोक्सीमेट आंसर देना होता है। जैसा मैंने बताया, कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होता। स्टैंडर्ड आंसर दीजिए, ऐसा जिसमें कि वो कोई खास गलती नहीं ढूंढ पाए। भले वो क्वेश्चन के जो मेन थीम है उसके इर्द गिर्द घूमता रहे, वो ठीक है, लेकिन वो उसमें कोई गलत बातें ना हो, स्टैंडर्ड फ्रेजेज हो, स्टैंडर्ड थॉट्स हो। इस तरह से आप अनट्विस्ट कर लीजिए। कूल रहिए, काम रहिए। 48 घंटे काफी होते हैं। यदि आपका 11 को एग्जाम है तो अभी से लेके और 11 तक आप बहुत चीज कवर कर सकते हैं। 6 थिंकर क्या, 4 थिंकर यदि आपको पढ़ने हैं तो एक दिन में कर सकते हैं। और जो पॉल साइंस हेल्प वीडियोस और एग्जाम गाइड का पूरा पूरा जो है इसका यूज कीजिए। कम से कम 5-6 बार जो है पॉल साइंस हेल्प वीडियो लेक्चर देख लीजिए। सभी थीम पे है, मैंने हेगल पे भी बना दिया है। एग्जाम गाइड यदि आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं। इससे अच्छी कोई रिसोर्स नहीं है। इस साइट से जाके डाउनलोड कर लीजिए, नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है। उसको 5-6 बार पढ़िए। अभी भी आप पढ़ सकते हैं। यदि आप 4 थिंकर को कल पढ़ना चाहें तो 5-6 घंटे में 5 बार पढ़ सकते हैं। और गेस अपने भी आप गेस कर सकते हैं कि इस बार क्या आएगा, जैसे मैं अभी करने की कोशिश कर रहा हूं। और छोटा लिखिए। मैं हमेशा स्टूडेंट पूछते हैं, सर कितने पेज भरूं, कितने पेज भरूं। आप 800 यदि वर्ड लिखते हैं, 800 से 1000 वर्ड एक क्वेश्चन में बहुत होता है। और ये यदि पेजेज में देखें तो एक पेज में आप 200 भी लिख सकते हैं, 150 भी लिख सकते हो। तो 5-6 पेजेज यदि मोटे मोटे अक्षर में लिखें। उसमें कुछ टेक्निक मैं आपको बताता हूं जो मैं भी करता था। पहले तो बहुत मोटा मोटा लिखिए। दूसरा, एक लाइन दूसरे लाइन के बीच में गैप छोड़िए। और तीसरा, एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के बीच में तो काफी अच्छा अच्छा गैप छोड़िए। इससे आपका ना पेजेस ज्यादा भरेंगे और टीचर को लगेगा कि आपने काफी लिखा है। मार्जिन भी बहुत ज्यादा छोड़िए, इधर इतना छोड़िए, इधर इतना छोड़िए, कम बीच में केवल लिखिए। इससे क्या होगा कि एक पेज में आप 100-125 वर्ड लिखेंगे, जबकि 200-250 लिखना चाहिए। तो आपका भरना चाहिए 4 पेज, तो भरेगा 8 पेज। और देखने में एग्जामिनर को लगेगा, कई बार वो पेजेस पलटते हैं और देखते हैं अच्छा 8 पेज लिखा है, इसका मतलब। और कुछ कुछ फ्रेजेस देखते हैं, वो स्टैंडर्ड फ्रेजेस देखते हैं जो किताबों में लिखा रहता है, उसको जरूर कहीं कहीं इंसर्ट कीजिए।
मतलब रिलेवेंट जगह पे, उससे वो सोचते हैं कि ये बच्चे ने स्टैंडर्ड आंसर लिखा है। ये सब टिक है, टिप्स और ट्रिक हैं जो कि मैंने अपने एग्जाम गाइड में बताया है, उसको और डिटेल में पढ़ लीजिए। यहाँ से आप एग्जामिनेशन गाइड डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेल कर सकते हैं, इसका मेल आईडी लास्ट में दिया गया है आपको, मैं गाइड करूंगा। जो सीबीसीएस सिलेबस देखें जो हर जगह अब लागू हो चुका है, एसओएल में भी, पहला है मॉडर्निटी एंड इट्स डिस्कोर्स, जिससे कि बहुत क्वेश्चन मतलब इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग देखेंगे। रोमांटिक्स जो थिंकर रहे हैं मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी में, वो दो आपको दिया है, रूसो और मैरी वुल्स्टनक्राफ्ट। लिबरल सोशलिस्ट यदि देखें तो जॉन स्टुअर्ट मिल जो लिबर्टी के चैंपियन थे, और रेडिकल थिंकर यदि देखें तो कार्ल मार्क्स और हेगल। कॉलंथाई को हटा करके हेगल दिया, जो सही किया है उन्होंने। तो ये सिलेबस है। अब आइए यदि हम एक एक करके देखें थीम वाइज कि क्या 3 साल में क्वेश्चन पूछे हैं। ऑफ कोर्स इसमें से 2 साल तो कोरोना में बीता, तो उन्होंने जो है ओबी पूछा था, तो वो अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन फिर भी आपको काफी आइडिया मिल जाएगा। 2021 जो पिछले साल ओबी हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा था, ये सब डीयू से लिए गए हैं। एग्जामिन क्रिटिकली द कंट्रीब्यूशन ऑफ इनलाइटनमेंट ट्रेडिशन टू मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। ये क्या कर रहा है कि इनलाइटनमेंट जो ट्रेडिशन था 18th सेंचुरी में, जो यूरोप में आया, उसने कैसे मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी को शेप किया है। इनफैक्ट यदि अभी भी आप मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी देखिए तो उसमें सारे जो तत्व हैं वो उभर के आए थे इनलाइटनमेंट मूवमेंट्स। इनलाइटनमेंट मूवमेंट में क्या क्या फोकस था? फोकस था साइंस पे, रीजन पे, रैशनैलिटी पे, मतलब तर्क पे, विज्ञान पे, रिलीजियन से अलग होकर के सोचना, इंडिविजुअलिटी पे, कि इंडिविजुअल एजेंसी कुछ भी कर सकती है, समाज का स्ट्रक्चर उसको जो है रोक नहीं सकता है। ह्यूमनिज्म उस समय में बहुत ज्यादा आया। तो ये सारी जो चीजें आई और जितने थिंकर उसमें आए, मतलब बेसिकली ये था कि एक आदमी अपनी तकदीर खुद लिख सकता है, ज्ञान से, विज्ञान से, तर्क के आधार पे लर्न करके, और वो मतलब बदल सकता है। उसको कोई जो सामाजिक जो स्ट्रक्चर है, इंस्टीट्यूशन है, वो बंधन उसके सामने नहीं आ सकती है। ह्यूमनिज्म, इंडिविजुअलिटी एंड साइंस, रीजन, रैशनैलिटी पे आधारित जो सोच थी नए जमाने की, उसी से साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और उसी से पॉलिटिकल डेवलपमेंट, नए नए कॉम्प्लेक्स इंस्टीट्यूशंस आए। जैसे मॉन्टेस ने कहा कि लिबर्टी के लिए जो है वो पावर जो है वो डिवाइडेड होना चाहिए बिटवीन एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी, और वो लिबर्टी को सुनिश्चित करेगा। इस टाइप के जितने थॉट आप सोच सकते हैं। जैसे कांत ने जो है एनलाइटनमेंट के अंदर ये कहा कि जो मोरलिटी है उसका बेसिस कोई रिलीजन नहीं है, उसका बेसिस रैशनैलिटी है, तर्क है, कैटेगोरिकल इंपेरेटिव। आप इसलिए मोरल होते हैं क्योंकि आप जी पाए। जस्टिस जो है म्यूचुअल एडवांटेज है। तो वो सारी चीजें जो हैं वो इनलाइटनमेंट से ही निकल करके आती हैं। ये मैंने अपने वीडियो में बहुत डिटेल में बताया कि इनलाइटनमेंट ट्रेडिशन ने बेसिकली शेप किया है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी को। 2020 क्वेश्चन है, हाउ डिड रिनेसा एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन्फ्लुएंस द इनलाइटनमेंट ट्रेडिशन। ये एकदम उल्टा क्वेश्चन है। अब इनलाइटनमेंट ट्रेडिशन को किन चीजों ने इफेक्ट किया? केवल यही नहीं किया था, रिनेसा ने किया, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन ने किया 16th सेंचुरी में, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने किया, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट तो किया ही, जिसको कि प्रोटेस्टेंट मूवमेंट कहते हैं। इन सब में जो चीजें निकल के आई वही इनलाइटनमेंट बनी। बेसिकली इनलाइटनमेंट का आधार यही सब मूवमेंट थी जो 4 मैंने बताया। इसको मेरे वीडियो लेक्चर में देख लीजिए, बहुत डिटेल में मैंने समझाया है। तो ये जस्ट इसका रिवर्स क्वेश्चन है। अब 2019 में देखिए, क्रिटिकली एनालाइज द डिस्कोर्स ऑन मॉडर्निटी एंड इंपैक्ट ऑफ इनलाइटनमेंट ट्रेडिशन ऑन मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी। अब जो सेकंड पार्ट है कि कैसे इनलाइटनमेंट ट्रेडिशन इफेक्ट करती है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी को, ये तो रिपीट क्वेश्चन है 2021 का। इसका पहला पार्ट ये है कि कैसे मॉडर्निटी जो है वो एक डिस्कोर्स है। मैंने कई बार बताया है कि डिस्कोर्स किसको बोलते हैं? जब आप लैंग्वेज से, स्पीच से, कम्युनिकेशन से, मीडिया से, न्यूज़पेपर से, पॉपुलर जो बातचीत होती है, उससे जब किसी फैक्ट को, किसी कॉन्सेप्ट को आप गढ़ते हैं, वो अपने आप में फैक्ट है नहीं है, आप उसको एक स्टोरी, नैरेटिव बनाते हैं कि यही सच है, इसको डिस्कोर्स कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि नॉर्दर्न इंडिया में आप किसी को बोलेंगे कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि टुकड़े टुकड़े गैंग का क्या मतलब होता है। टुकड़े टुकड़े गैंग जो है एक डिस्कोर्स बन चुका है, वो अपने वर्ड से हट जाता है। मॉडर्निटी को भी डिस्कोर्स बनाया गया कि मॉडर्निटी अच्छा है, मॉडर्निटी प्रोग्रेसिव है, मॉडर्निटी जो है वो नए जमाने की बात है, मॉडर्निटी ह्यूमनिस्ट है, आदमी को सेंटर पे रखता है, मॉडर्निटी साइंटिफिक है, मॉडर्निटी जो है वो
अच्छी अच्छी चीजों का जो समावेश है, इसमें तर्क है, इसमें लॉजिक है, रीजन है, ये डॉगमेटिक नहीं है, ये रिलीजन से हट करके है, ये आदमी को जो है मटेरियल प्रोग्रेस देता है, उसको डेवलप बनाता है, मोरली एंड मटेरियलिस्टिकली डेवलप बनाता है। ये इस तरह का डिस्कोर्स पैदा किया। क्रिटिकली का एनालाइज का मतलब ये होता है कि ये डिस्कोर्स डिस्कोर्स था, ये झूठ भी हो सकता है। मॉडर्निटी ने, जैसे रूसो ने कहा कि मॉडर्निटी ने इनइक्वलिटी पैदा किया, मॉडर्निटी ने जो है अमीर गरीब के बीच में खाई पैदा की, मॉडर्निटी ने आदमी के जीवन को दुखद बनाया, क्योंकि आदमी और ज्यादा जो है सामाजिक बंधन में जकड़ गया। यहाँ पे अब जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी और जो कैपिटलिज्म का जो होता है वो क्लास डिवीजन हो गया। जो जो मेटेरियलिस्टिक जो सुख होता है उसने आदमी को कहीं आदमी नहीं रहने दिया। तो इस टाइप की चीजें भी हुई हैं। कई क्रिटिक हुए हैं मॉडर्निटी के, जैसे गांधी जी से लेकर के, और कई 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 क्रिटिक हुए हैं, नीजे एंड अदर्स। उसके बारे में मैंने अपने वीडियो में दिया है, उसको पढ़ लीजिए, तो क्रिटिकली भी आप कर सकते हैं। यदि आप देखें कि इस बार का गेस यदि करने की कोशिश करें तो क्या पूछा जा रहा है, दो ही टाइप के क्वेश्चन, कि कैसे जो किन फैक्टर ने इनलाइटनमेंट को लाया। मैंने आपको बताया 4 फैक्टर है, रिनेसां, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और फिर इंटर्न इनलाइटनमेंट ट्रेडिशन ने कैसे जो है मॉडर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी और मॉडर्निटी डिस्कोर्स को इफेक्ट किया। यही 2 क्वेश्चन जो है पूछा जा रहा है। और तीसरा जैसे इसमें पूछा गया कि कैसे मॉडर्निटी जो है एक डिस्कोर्स है, कोई ऐसे कोई ऑब्जेक्टिव ट्रूथ नहीं है, इट इज ए डिस्कोर्स, एक नैरेटिव, एक स्टोरी है जो बनाया गया है। तो इस बार चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसी 2 में से आएगा। अब इसको गेस करना तो बिल्कुल बेकार है, आप दोनों को तैयार कर लीजिए। यदि रूसो पे देखें तो 2021 में क्वेश्चन है, क्रिटिकली एनालाइज रूसोस थ्योरी ऑन जनरल विल। ये तो इतना इंपॉर्टेंट है, आपको पता है जनरल विल जो है एक तरह का ग्रुप माइंड है, मतलब एक तरह का पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का नमूना है। जनरल विल बहुत कोर थॉट है। जनरल विल के थ्रू ही रूसो कहते हैं कि आदमी अपनी मोरल फ्रीडम को प्राप्त कर सकता है। असल में रूसो की समस्या ये थी जिसको वो समाधान करना चाहते थे, जो उनके थॉट में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में है, कि पुराने जमाने में, मतलब नोबल सैवेज जिसको कहते हैं, स्टेट ऑफ नेचर में आदमी बिल्कुल फ्री था, उसकी स्वतंत्रता थी, उसको कोई जो है दूसरे से मतलब नहीं था, अपने में जीता था। और उसके पास 2 ही फीलिंग थी, कि सेल्फ लव, अपने को प्यार करना, और पीटी, दूसरे पे दया करना, बस यही 2 था। लेकिन जो मॉडर्न जमाना आया उसमें मेटेरियलिस्टिक प्रोग्रेस तो हुआ, कार हो गए, गाड़ी हो गए, बंगला हो गया, ये हो गया, लेकिन आदमी जो है वो जकड़ गया बंधनों में, जिसको बोलते हैं कि मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन। वो चेन इसलिए लगा कि अब यहाँ पे आदमी दूसरे की नजर में जीने लगा, दूसरे हमें कैसा देख रहे हैं, हमारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, हमारे पास कितनी बड़ी गाड़ी है एंड ऑल। और उससे जीवन जो है दुखद हो गया, क्योंकि आप तुलना करेंगे तो आप जो है दुखी होंगे। तो आप में जो वो सेल्फ लव और पीटी था वो भी खो गई, और आप ऑथोरिटी में भी जकड़ गए, कभी समाज की ऑथोरिटी है, कभी राज्य की ऑथोरिटी है। तो रूसो का कहना था कि हम एक ऐसा सॉल्यूशन निकालते हैं जिसमें कि आप ऑथोरिटी के अंदर भी रहें, राज्य के अंदर, लेकिन आप मोरली फ्री रहें। आपने नेचुरल फ्रीडम को गवा दिया, लेकिन मोरल फ्रीडम आप प्राप्त कर सकते हैं थ्रू जनरल विल। अब इससे अधिक तो यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं है, बस इतना समझिए कि जनरल विल में जब आदमी पार्टिसिपेट करता है डिसीजन मेकिंग में, तो अपने हायर सेल्फ से गाइडेड होता है। वो उस समय अल्ट्रुइस्ट विजन लेता है, दूसरे के बारे में सोचता है, समाज के बारे में सोचता है। वो एक अच्छा मोरली डेवलप्ड आदमी होता है, नेचुरली मोरली डेवलप्ड। और उससे जो निकल करके जो डिसीजन आता है और उससे जो कानून बनते हैं, यदि उस कानून को कोई फॉलो करे तो वो अपने हायर सेल्फ को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब वो मोरली जो है फ्री हो रहा है। यही बात उन्होंने कहा था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि यदि कोई बाद में उसे बिदक जाए उस कानून से जो जनरल विल से बनाया, तो उसको ही कैन बी फोर्स टू बी फ्री। ये बहुत ही विवादास्पद है। तो इसलिए वो क्रिटिकली एनालाइज में वो सब आ जाएगा कि व्हाई वन शुड बी फोर्स टू बी फ्री। जनरल विल क्या पॉसिबल है कि नहीं, क्या ये एक मतलब एक जैसे यूटोपिया तो नहीं है, कैसे हर आदमी एक ही साथ जब मिलेगा असेंबली में, हर सिटीजन, तो कैसे अपने हायर सेल्फ से गाइडेड होगा, कोई लोअर सेल्फ से होगा तो क्या होगा, क्या ये मेजोरिटी डिसीजन होगा, क्या ये अर्थमेटिक सम होगा रियल विल का, या कंसेंसस, नहीं कंसेंसस हुआ तो क्या होगा, क्या जनरल विल में जो है टोटलिटेरियनिज्म के बीच छिपे हुए हैं, ये सारे क्रिटिकल आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इन व्हाट वेज डज सोसाइटी क्रिएट इनइक्वालिटी अकॉर्डिंग टू रूसो। तो रूसो का ये कहना है कि इनइक्वालिटी जो है मॉडर्निटी की देन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन की देन है, जहां की प्राइवेट प्रॉपर्टी आए। जैसे ही प्राइवेट प्रॉपर्टी आए, लोगों ने छिपाना शुरू कर दिया अपनी प्रॉपर्टी को, वहां अमीर गरीब के बीच में खाई हो गई। अमीर जो है फिर ऐसे कानून बनाएंगे सत्ता के थ्रू, जो कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को सुरक्षा दे, उसको आगे बढ़ाए। यहीं से जो है स्टेट जो है वो क्लास को प्रोटेक्ट करने लगता है, और वहीं से जो है एक्सप्लॉइटेशन शुरू होता है, डोमिनेंट डोमिनेंस, और इसी से पूरी समाज में दुख भरता है। तो इन्होंने जो है इस पे डिस्कोर्स ऑन इनइक्वालिटी बुक भी लिखा, इससे भी लिखा। तो ये मैंने अपने वीडियो में दिया है, आप उसको कर सकते हैं।
2019 में क्वेश्चन है, रूसोज थ्योरी ऑफ जनरल विल इज एन अटेम्प्ट टू डिफरेंशिएट रियल विल फ्रॉम एक्चुअल विल। अगेन जनरल विल का ही क्वेश्चन है, वही जो मैंने आपको बताया। बेसिकली रियल विल इस तो वर्ड है, रियल विल मतलब वो विल है जो कि ऑथेंटिक विल है, ट्रू विल है, जिसमें कि एक इंडिविजुअल अपने हायर सेल्फ से गाइडेड होता है, मतलब अच्छा आदमी। जब आप देखते हैं कि वो एकदम देवत्व जैसा बिहेव कर रहा है, दूसरे के बारे में सोच रहा है, अपने बारे में केवल स्वार्थी नहीं है। और एक्चुअल विल है जो हम लोग बिल्कुल अपने बच्चे के साथ सोचते हैं कि हमें हमें क्या चाहिए, जब आप अपने लोअर सेल्फ से गाइडेड होते हैं, जो इंस्टेंटेनियस ग्रेटिफिकेशन चाहता है, अभी हमको आगे नहीं देखना है, दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, स्वार्थी होकर के, तो वो एक्चुअल विल है। तो जो जनरल विल है, जब हर सिटीजन रियल विल से गाइडेड होता है, और तब जब डिसीजन लेता है वो डेलिब्रेशन से, डिस्कशन से, जिसमें कि वो दूसरे की बातों को भी सुनता है और समाज के लिए जो अच्छा होता है, कॉमन गुड, उसकी तरफ वो जाता है, तो उसको जनरल विल कहते हैं। तो अब आप फोकस देखिए इसमें क्या है। उनका जनरल विल जो है, 3 में से 2 क्वेश्चन है, तो इस बार भी आपको जनरल विल से हो सकता है पूछ दें। इनइक्वलिटी कैसे जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का परिणाम है, मॉडर्निटी का परिणाम है, इस पे पूछ सकते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैसे उनके थॉट में है, जनरल विल खुद एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, क्योंकि सभी लोग असेंबली में जुड़ते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी उनके पॉपुलर सॉवरेंटी में भी झलकती है, जहां वो कहते हैं कि सॉवरेंटी रिसाइड इन पीपल एंड रिमेन विद पीपल। वो उसको डेलीगेट नहीं किया सकता है, जैसे इंग्लैंड में उस समय में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या अपने इंडिया में होती है। वो कहना था, उनका कहना था कि वो बकवास है, वो डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि आप सॉवरेंटी जो है पीपल यदि अपने रिप्रेजेंटेटिव को सौंप दे तो वो फ्री नहीं रह जाती है। तो उनमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी के काफी सारे गुण थे। जिसको बोलते हैं सेल्फ गवर्नेंस, वो भी जो है जनरल विल दर्शाता है। और जो सिविलाइज लाइफ में जो आदमी चेन में है, वो भी क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। वो चेन जो है किन 2 चीजों से, एक तो प्राइवेट प्रॉपर्टी से आप जो है गरीब अमीर और उसमें क्लास डिवीजन होता है, दूसरा जो है सामाजिक जो बंधन होता है, आप एज ए हस्बैंड बन जाते हैं, एज ए वाइफ बन जाते हैं, एज ए सोशल जो एक इम्बेडेड मैन होता है, उससे हर जगह आप सामाजिकता आपको बांधती है और आप हम हर जगह चेन में दिखते हैं। ऑफिस में आप फ्री नहीं होते, घर पे फ्री नहीं होते, दोस्तों के बीच में फ्री नहीं होते, क्योंकि हमेशा जो है आप कुछ ना कुछ रूल जो सोसाइटी के होते हैं वो आपको कंस्ट्रेन करता है। यही चीज जो है सिविलाइज लाइफ की एक त्रासदी है रूसो के अनुसार। तो इन सब पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वॉलस्टनक्राफ्ट को यदि देखें तो 2021 में क्वेश्चन है, व्हाई डज वॉलस्टनक्राफ्ट रिगार्ड एजुकेशन एंड रीजन एज सेंट्रल टू वुमेन्स इमेंसिपेशन। ये बहुत ही सेंट्रल क्वेश्चन है, फाउंडेशनल क्वेश्चन है। मैरी का ये कहना था वॉलस्टनक्राफ्ट का कि मैन और वुमेन में नेचर ने जो है रीजन बराबर दिया है, लेकिन रीजन को हमेशा तराशना पड़ता है, जैसे कि वो अनगढ़ हीरे के जैसा है, उसको लाइफ लॉन्ग आपको इनकलकेट करना पड़ता है एजुकेशन और ट्रेनिंग से। अब ये एजुकेशन पे मेल ने अपना मोनोपोली जमा रखा है, इसलिए वुमेन का जो रीजन है वो दबा रह जाता है और मेल का जो है डेवलप हो जाता है। तो वो साइंटिस्ट बन जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर उस समय में, और वो जो है लाइफ में प्रोग्रेस कर जाते हैं। और वुमेन जो है उनका रीजन जो है जैसा नेचर ने दिया, छोटा सा दबा रह जाता है, और वो झूठ मूठ के ना फॉल्स मैनर में वो लिपस्टिक लगा रही हैं, मेकअप कर रही हैं, वो लड़खड़ा के चल रही हैं, तुतला के बोल रही हैं, जो वुमेन मैनर्स वो बोलती हैं, और उसी में अपनी ब्यूटी को ढूंढ रही हैं, लबादा जैसा लिबास ओढ़ रही हैं, और वो छोटी छोटी चीजों में जो है लगी रहती हैं, ईर्ष्या स्वार्थ, जो वुमेन फॉली जिसको बोलते हैं, उसमें पड़ जाती है, क्योंकि उनको एजुकेशन नहीं मिला। इसलिए एजुकेशन के थ्रू रीजन को शार्पन यदि वुमेन को करने का मौका मिले तो फिर वो भी मेल की तरह कर सकती है, और ये बात सही भी साबित हुई। अभी देखिए वुमेन सब कुछ कर रही है, ज्यादा कर रही है मेल से। 2020 में है, गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ मैरी वॉलस्टनक्राफ्ट क्रिटिक ऑफ रूसोज व्यू ऑन वुमेन। अब यही बात जो है, जो अभी मैंने आपको बताया कि नेचर ने वुमेन मेन को एकदम सेम बनाया है, मोरली सेम बनाया है, रीजन दोनों में सेम दिया है, इसको रूसो काटते हैं। रूसो कहते हैं कि चलो रीजन दोनों में जिस तरह का भी हो, रीजन को तो मानते भी नहीं थे वो, लेकिन उनका कहना था कि नेचर ने मैन और वुमेन को एकदम अलग अलग बनाया है, मतलब एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, इसीलिए दोनों के यूनियन से जो है परिवार बनता है। यदि दोनों नॉर्थ नॉर्थ पोल होंगे तो वो एवर्सन हो जाएगा। उनका कहना था कि एजुकेशन जो है वो मैन को नेचुरल मैन में डेवलप करने का प्रोसेस है, और वुमेन को नेचुरल वुमेन में। इमिली बुक में यही वो कहते हैं, इसको वो काटती हैं, रूसो के व्यू को कई तरीके से काटती हूं, मैंने अपने वीडियो में दिया है, पढ़ लीजिए। उनका जो विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन है वो बेसिकली रूसो के इमिली का एक तरह से जवाब है। 2019 में क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट व्हाट वेर द मेन फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर वुमेन सबऑर्डिनेशन। तो अभी मैंने आपको बताया कि मेन फैक्टर ये था कि एजुकेशन से उनको वंचित रखा गया, तो उससे उनका रीजन जो है इनकलकेट या डेवलप नहीं हो पाया। दूसरा जो है मैरिज में उनको जो अधिकार नहीं दिए गए। ये कहती हैं कि मैन का जो राइट है वो 2 डायमेंशनल है, वो पब्लिक स्फेयर में, पॉलिटिक्स में तो वो जो है बराबरी चाहता है, लेकिन घर में जो है वो अधिकार चाहता है जिसमें वुमेन उसके नीचे दबी रहे। तो वुमेन को वहां पे दबाया गया, फैमिली में एक सर्वेंट जैसा रखा गया, उस समय में उनको कोई अधिकार नहीं दिया, इकोनॉमिक या सोशल या पेरेंटल एंड ऑल।
उससे इन दोनों चीजों से वुमेन का डेवलपमेंट नहीं हुआ। एक तरफ तो उनको जो है रीजन डेवलप नहीं करने दिया गया और दूसरी तरफ उनको जो है इनइक्वलिटी परिवार में झेलना पड़ा, उनको पब्लिक स्फेयर में आने भी नहीं दिया गया। तो इसके चलते वुमेन का जो पर्सनैलिटी है वो एक फॉल्टी पर्सनैलिटी डेवलप हुआ, उनका जो कॉन्शियसनेस है वो फॉल्टी कॉन्शियसनेस डेवलप हुआ, और उसके चलते वो वुमेन जो है हमेशा एक मतलब जिसको बोलते हैं फॉल्टी मैनर, वो वर्ड यूज करती हैं, उसमें वो पड़ी रही, वुमेन्स फुली डेवलप करती रही, और कभी उन्होंने अपने को एज ए ह्यूमन उस तरह से डेवलप नहीं कर पाई जैसे मेन करते हैं। तो वो उसके चलते वो सबऑर्डिनेट बनी रही। इसमें फोकस थीम यदि देखेंगे तो वुमेन और पैटर्नलिज्म। पैटर्नलिज्म वही है कि कैसे जो है वुमेन को हमेशा, जैसे अपने यहाँ भी मनुस्मृति में कहा जाता है कि वुमेन को हमेशा किसी मर्द के संरक्षण बनाना चाहिए, चाहे बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे बूढ़ी हो। तो पैटर्नलिज्म जो है कैसे सबऑर्डिनेट बनाया गया उसको वुमेन, ये फैक्टर है वुमेन के मिजरी के। लीगल राइट वुमेन को नहीं है तो घर से शुरू होनी चाहिए, फिर उनको जो है पब्लिक में लीगल राइट मिलनी चाहिए, पॉलिटिक्स में ऑल। एंड रूसो का जो आइडिया था वुमेन के एजुकेशन का, उस पर उनकी जो विचार हैं, ये सारी चीजें जो हैं फोकस थी में इस बार भी इसी से पूछा जा सकता है। आप वीडियो को गौर से 4-5 बार देख लीजिए। मिल जो है वो लिबर्टी के चैंपियन थे, आपको पता है, लेकिन इसके साथ साथ वो यूटिलिटेरियनिज्म के भी एक तरह से समर्थक थे। लेकिन यूटिलिटेरियनिज्म जिसके कि फादर बेंथम थे, उसको उन्होंने कई तरीके से मॉडिफाई किया। इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। 2021 में क्वेश्चन है कि व्हाट वेर द चेंजेस दैट जेएस मिल ब्रॉट टू क्लासिकल लिबरल पॉलिटिकल थ्योरी। अब देखिए, क्लासिकल पॉलिटिकल लिबरल थ्योरी जो उस समय यूटिलिटेरियनिज्म पे बेस्ड थी, मतलब जिसमें ये माना जाता था बेंथम के अनुसार कि वो एक्ट करना मोरल है, इथिकल है, जिसमें कि ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पर्सन हो रहा है। मतलब कि आप कोई भी डिसीजन लेते हैं कि एयरपोर्ट बनाने का, तो आप देखिए कितने लोगों को जो उसे पेन मिल रहा है, उस पेन को मेजर कर लीजिए, कितने लोगों को प्लेजर मिल रहा है उसको मेजर कर लीजिए। यदि प्लेजर पेन से ज्यादा है तो जो डिसीजन आप ले रहे हैं वो सही है, उसको ले लीजिए। इस टाइप की जो है थॉट यूटिलिटेरियनिज्म की थी। उसमें उन्होंने चेंज ये लाया, उन्होंने कहा कि दो चीजें उन्होंने कहा। एक कि प्लेजर जो है वो कोई ऐसा नहीं है कि केवल उसमें क्वांटिटी है, उसमें क्वालिटी भी है। ऐसा नहीं है कि कोई मान लीजिए कि शराब पी करके बहुत प्लेजर ले रहा है और कोई आदमी उसी समय क्लासिकल नोवेल पढ़ करके बहुत मजा ले रहा है, तो दोनों का मजा बराबर है। उनका कहना था दोनों मजे अलग अलग है, एक हायर प्लेजर है, एक लोअर प्लेजर है। और मनुष्य का मोरल जो फ्रीडम है या लिबर्टी है वो इस पे निहित है कि वो कैसे अपने अंदर विल पावर को कंट्रोल करके हायर प्लेजर लेता है, ना कि लोअर प्लेजर। तो उन्होंने प्लेजर को जो है वो हायर लोअर किया, जो कि यूटिलिटेरियनिज्म में नो नो है, क्योंकि यूटिलिटेरियनिज्म हेडोनिज्म पे जाती है जो कि क्वालिटी ऑफ प्लेजर पे नहीं करती है। उसका कहना है कि प्लेजर किसी तरह से मिले प्लेजर है, लेकिन उस मिल ने उस प्लेजर को हायर लोअर प्लेजर में डिवाइड कर दिया। पहले तो इन्होंने ये चेंज किया, उससे वो जो है ज्यादा मोरल, ज्यादा इथिकल नजर आने लगा यूटिलिटेरियनिज्म। लेकिन वो डाइल्यूट भी हुआ, क्योंकि उसका जो कोर थॉट था कि प्लेजर में विभाजन नहीं हो सकता, वो हुआ। दूसरा उन्होंने कहा कि जो फिलोसफिक कैलकुलेटर वो एब्सर्डिटी है। मत इसका मतलब क्या है फिलोसफिक, मतलब कि जो प्लेजर होता है, एक्सट्रीम प्लेजर, उसको फेलिसिटी बोलते हैं। तो उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हो कि ये इतना ग्राम हुआ, इतना किलो हुआ, या जो भी आप यूनिट में, आप उसकी नहीं मेजर कर सकते हो। और एक आदमी के प्लेजर को दूसरे आदमी के प्लेजर से कंपेयर नहीं कर सकते हो। एक रिक्शा वाला को यदि 50 रुपया कोई दे दिया तो उसका जो खुशी का ठिकाना है, और एक अमीर आदमी को यदि कोई 50 रुपया दे दे तो उसको पैर तले वो दबा देगा। दोनों में क्या है, तो उसकी खुशी को आप नहीं कंपेयर कर सकते हो। खुशी खुशी जो है अलग अलग होती है। तो इस बेसिस पे जो है आप समझ सकते हैं कि कितना सारा चेंज उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म में लाया। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने उसको जो है ज्यादा ह्यूमन इथिकल बनाने के साथ साथ उसको डाइल्यूट भी कर दिया। तो इस तरह से मतलब बेसिकली वो लिबर्टी के चैंपियन थे। उनका ये कहना था कि ये सारा जो यूटिलिटेरियनिज्म है, ये सारा मोरल इथिकल डिसीजन है, वो गाइडेड होना चाहिए लिबर्टी की तरफ। 2020 में इन व्हाट वेज does मैरिज कंट्रीब्यूट टू द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू जेएस मिल। यहाँ आप याद रखिए कि जेएस मिल ने अपनी पत्नी हैरियट टेलर के साथ मिलकर के लिखा था, उनका जिक्र कभी आता नहीं है। उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया था इस बुक सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में। और इसमें मिल जो है वो मैरी वोस्टनक्राफ्ट की तरह की बातें करते नजर आते हैं, जहां उनका कहना है कि मैरिज एक तरह का टॉर्चर हो जाता है, क्योंकि उसमें सबऑर्डिनेशन होती है, उसमें कोई राइट्स नहीं होती है। और वहीं पे वुमेन का जो है जो डेवलपमेंट होता है वो फॉल्टी डेवलपमेंट होता है, और वो सिटीजन भी अच्छी नहीं रह जाती है। तो बहुत सारा चीज दोनों से मिलता है, और उसके लिए उन्होंने काफी सारे जो है उपाय भी बताए हैं, आप मेरे वीडियो में देख लीजिए। 2019 में क्वेश्चन है, डू यू सी जेएस मिल चैंपियन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स। अब देखिए, वो चूंकि लिबर्टी के चैंपियन थे, तो उनका कहना था कि लिबर्टी इससे
बचाना पड़ेगा कि मेजोरिटेरियन व्यू से बचाना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कि किसी समाज में 100 लोग जो हैं वो एक व्यू रखे हैं और एक आदमी एक अलग व्यू है, तो उस व्यू को भी जो है हमें बचाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वही व्यू सही हो और सब लोग गलत हो। ऐसा बहुत बार हुआ है, गैलीलियो को याद कीजिए, कोपरनिकस को याद कीजिए, सोक्रेट्स को याद कीजिए, कई बार ऐसा हुआ है। तो वो माइनॉरिटी, मतलब कि कोई रिलीजियस माइनॉरिटी की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो लागू रिलीजियस इथनिक माइनॉरिटी पे भी या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पे भी हो सकता है। तो माइनॉरिटी राइट के वो चैंपियन नजर आते हैं। उसके लिए उन्होंने बहुत सारे रूल बताया, उन्होंने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बताया, उन्होंने इस टाइप के वोटिंग का जिक्र किया जिसमें कि पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा वोट की वैल्यू हो, और उन्होंने बहुत सारे प्रोटेक्शन माइनॉरिटी के लिए डेमोक्रेसी में रखे, इसलिए उनको रिलक्टेंट डेमोक्रेट भी कहा जाता है। अब यदि फोकस थीम देखिए तो वो लिबर्टी एक ऐसे चैंपियन थे, इसमें क्वेश्चन नहीं है लेकिन ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है कि मिल कैसे लिबर्टी के चैंपियन थे, उन्होंने लिबर्टी के प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या आर्गुमेंट दी। ये मैंने बहुत डिटेल में अपने वीडियो में दिया है, पार्ट 1 में, उसको पढ़ लीजिए। फिर सब्जेक्शन ऑफ वुमेन पे भी पूछा सकता है, जो क्वेश्चन पूछा भी है। माइनॉरिटी राइट पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सफरेज, उन्होंने जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया, एक हेयर जो वर्सन मिस्टर हेयर ने निकाला था, वो मानते थे, जिसमें कि ज्यादा जो वेटेज होता है वो पढ़े लिखे लोगों को आप दे सकते हैं। देन उनका जो वर्सन था यूटिलिटेरियनिज्म, जो मैंने अभी डिस्कस किया, वो यहाँ क्वेश्चन पूछा है। तो इन सब थीम से भी इस बार भी पूछा जाएगा। यदि हम कार्ल मार्क्स को देखें तो इससे 2021 में क्वेश्चन है, द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स वुड अशर इन ट्रू फ्रीडम एंड फुल डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन। अब यहाँ पे देखिए मार्क्स का जो बेसिकली वो ह्यूमनिस्ट, कई बार वो ह्यूमनिस्ट नजर आते हैं और कई बार इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। यदि ह्यूमनिस्ट देखें तो उनका मेन जो एम था वो ह्यूमन इमेंसिपेशन था, मतलब मुक्ति। और उनके अनुसार से मुक्ति जो है क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी में हो सकती है, जहां हर आदमी इक्वल के तौर पे जो है, जहां हर आदमी इक्वल के तौर पे जो है वो सोशल प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है अपने फेलो ह्यूमन बीइंग के साथ में, और जहां हर कोई कंट्रीब्यूट करता है अपने एबिलिटी के अनुसार उस सोशल प्रोडक्शन में, चाहे वो फैक्ट्री हो चाहे खेती हो, और उसको उसके नीड के अनुसार मिलता है। यदि इस टाइप का हम समाज बनाए, जिसको वो कम्युनिस्ट समाज बोलते थे, तो उसमें ट्रू फ्रीडम है और वो फुल डेमोक्रेसी है। दैट इज डेमोक्रेसी। जो जो लिबरल डेमोक्रेसी, जो बॉर्जोजिस डेमोक्रेसी, उसको वो झूठा डेमोक्रेसी मानते थे, इवन रूसो मानते थे। 20 उसी पे आपको ये क्वेश्चन है, 2020 में जो है, कैपिटलिज्म कैरीज विद इन इटसेल्फ द सीड्स ऑफ हिज ओन डीके। जो मैंने बताया, इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि क्या चैलेंजेस हैं कैपिटलिज्म के, इनहेरेंटली कैसे कैपिटलिज्म में खुद ही जो है बीज छिपे हुए हैं, जिससे कि वो हमेशा क्राइसिस में पड़ता है। इसका उन्होंने बहुत सारे कारण बताए, जैसे एक कारण मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आप वीडियो में देख लीजिएगा। एक जैसे मैं कारण बताता हूं कि कैपिटलिज्म जो है वो एक द्वंद से जूझता रहता है। एक कि उसको कम से कम जो है वो लेबर को पैसे देने हैं, जिससे कि प्रॉफिट अधिक से अधिक हो सके। लेकिन यदि लेबर को कम पैसा मिलेगा तो वही लेबर तो सामान खरीदते हैं, कैपिटलिस्ट क्लास तो थोड़े से होते हैं जो सामान बनाते हैं, तो फिर वो खरीदेगा कैसे? तो ये एक प्रॉब्लम होती है। इस तरह की दूसरा प्रॉब्लम होता है कि ये ओवर प्रोड्यूस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना मैकेनाइजेशन हो जाता है, इतना ज्यादा लेबर से काम करवाते हैं, इतना ऑटोमेशन करते हैं, इतनी नई टेक्निक अपनाते हैं, इतना एंटरप्रेन्योरशिप होता है, और फिर वो उसको बिकने में प्रॉब्लम होती है। तो उसको हमेशा नए नए मार्केट चाहिए होता है। तो नए मार्केट कैसे मिलेंगे? वो कॉलोनाइजेशन से मिले, चाहे इंपेरियलिज्म से मिले, चाहे वो अनइक्वल एक्सचेंज से मिले, चाहे आपको मतलब एक तरह से डरा के धमका के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी करके, तो कैपिटलिज्म अलग अलग तरीके से जो है मार्केट ढूंढता है। तो ये सब जो है कैपिटलिज्म के समस्याएं, इसके चलते वो हमेशा क्राइसिस में पड़ता है। ये मैंने काफी डिटेल में अपने वीडियो में दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिए। मतलब बेसिकली कैपिटलिज्म के क्या चैलेंजेस के चलते उसमें क्राइसिस होती है। 2019 में दो क्वेश्चन है, इस बार भी दो क्वेश्चन आ सकते हैं। उनके एलिनिएशन की जो थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए है। आपको ये पता होना चाहिए कि एलिनिएशन की थ्योरी मार्क्स की बहुत बड़ी थ्योरी है। इनफैक्ट उनका आधा थॉट जो है एलिनिएशन है। आपको लगता होगा तो बहुत छोटी सी बात है, नहीं। एलिनिएशन क्या है? बेसिकली जब आदमी, जो वही रूसो जो बोलते हैं, जब आदमी खो जाता है, जब आदमी अपना वजूद ही नहीं पहचान पाता समाज में, जब उसको लगता है कि वो है क्या, वो क्यों है, वो जो कर रहा है उसके क्या मायने हैं, इस सब का यदि इन सब चीजों को लूज कर जाए सेंस, जैसे वो फैक्ट्री जा रहा है, कार बना रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो कर क्या रहा है। वो जब कार को देखता है उसको समझ में नहीं आता ये कार का मैंने भी बनाया है, इसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन है। उस कार को वो खरीद नहीं सकता जिसको वो बनाता है, उस कार को वो विजुअलाइज नहीं कर पाता जिसका उसने एक पार्ट बनाया है। वो अपने फेलो वर्कर को कंपटीटर देखने लगता है, वो उसको मतलब एक दोस्त नहीं समझता है। वो अपने परिवार में भी अलूफ रहता है, अपने से भी अलूफ हो जाता है। ये एलिनेशन है, और इनका कहना है कि ये जीवन में अवसाद भर देता है, ये बंधन है। वही रूसो का
चेन है। और ये इसलिए होता है क्योंकि समाज प्राइवेट प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो क्लास डिवीजन बना है और उसमें जो डोमिनेंस होता है कैपिटलिस्ट क्लास का लेबर क्लास पे, उससे ये उभर करके जो सामाजिक व्यवस्था आती है वो इस तरह की दुखद और त्रासदी जो है भरती है ह्यूमन में, जिसको एलिनेशन उन्होंने कहा है। 4 टाइप के एलिनेशन का है, वो सबको आप तो लिख सकते हैं, लेकिन बेसिक फैक्ट ये है। ये भी यहाँ पे आपको जानना चाहिए कि मार्क्स का जो एलिनेशन का थ्योरी है वो यंग मार्क्स की थ्योरी कहलाती है। ये लुई अल्थुजर ने कहा था। उन्होंने कहा था कि मार्क्स एक अलग ही मार्क्स दिखते हैं, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही अच्छे मार्क्स दिखते हैं जब तक वो एलिनेशन पर, जब वो कैपिटलिज्म के बारे में लिखने लगते हैं आफ्टर 1845 तो वो दूसरे मैच्योर मार्क्स हो जाते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन है हाउ कार्ल मार्क्स मटेरियलिज्म इज डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप ऑफ मटेरियलिज्म। ये मैंने अपने वीडियो में कोशिश किया इसको एक्सप्लेन करने का। मटेरियलिज्म क्या है? जहां पे कि आप जो मटेरियल कंडीशन ऑफ लाइफ है उसको प्रेशर देते हैं, ना कि आइडिया को। मतलब आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, आपका जो परिवेश है जिसमें कि आप जीते हैं, जो सब कुछ छू सकते हैं, उनसे आपका कॉन्शियसनेस, आइडेंटिटी और आइडिया डेवलप होता है। इसको मटेरियलिज्म बोलते हैं, मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ। ना कि आइडियलिस्टिक कॉन्सेप्शन क्या है कि जो आपका ब्रेन है, जो आपका आइडिया है, जो आपकी कॉन्शियसनेस है, वो आपके मटेरियल कंडीशन से इंडिपेंडेंट होती है। और जो आपका ये आइडिया, कॉन्शियसनेस और आइडेंटिटी बनती है, उसी से अपने मटेरियल कंडीशन को आप जो है अंडरस्टैंड करते हैं। ये उल्टा है जो कि हेगल ने कहा था। तो इनकी जो मटेरियलिज्म है वो बहुत अलग है और मटेरियलिज्म से, मटेरियलिस्टिक थॉट से, क्योंकि ये डायलेक्टिकल है। इन्होंने हेगल का लिया था जो कि आइडिया के बेसिस पे बना हुआ था, इसको उन्होंने टर्न करके मटेरियलिस्टिक डायलेक्टिज्म में बदल दिया। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन मैंने अपने वीडियो में इसको इलॉबरेट किया है। तो इसका फोकस थीम देखिएगा तो एलिनेशन है। देन उनका जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जो कि डायलेक्टिज्म पे बेस्ड है उसके बारे में है। और क्लास स्ट्रगल जो है वो तो है ही, कि कैसे जो है वो मोड ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बंधन बनाता है, कैसे डोमिनेंट और एक्सप्लॉइटेशन होता है लेबर क्लास का, और कैसे उससे समाज में जो एलिनेशन पैदा होता है ये है, और कैसे आदमी फ्री हो सकता है। जो पहला क्वेश्चन है ट्रू फ्रीडम कैसे है, इसी पे उनकी स्टेट की थ्योरी भी बेस्ड है कि स्टेट का क्या रोल है, क्योंकि स्टेट को वो इंस्ट्रूमेंट मानते थे एक्सप्लॉइटेशन का और कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट को बढ़ावा देने का। तो उस पर भी जो है ये सब मैंने 2 पार्ट में डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को 4-5 बार देख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो मैंने ऐसे ही लिखा है, इसको आप छोड़ दीजिए कि इस बार क्या आएगा। यदि हेगल पे देखें तो अभी तक तो कोई क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि ये पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन मैंने जो सोचा है कि ये सब पूछा सकता है। हेगल का एक क्रिटिकली एग्जामिन द थ्योरी ऑफ स्टेट एज फॉर्मुलेटेड बाय हेगल। आपको पता है कि इन्होंने जो थ्योरी ऑफ स्टेट दिया था वो लगभग वैसा था जो एरिस्टोटल ने दिया था, जिसमें स्टेट को एक हाईएस्ट इथिकल इंस्टीट्यूशन माना जाता है, जिसके सिटीजन के तौर पे एक इंडिविजुअल जो है वो ट्रू फ्रीडम एक्वायर करता है। ट्रू फ्रीडम, वो पूरी तरह से मुक्त हो जाता है एज ए सिटीजन, जो कि वो नहीं हो पाता एक परिवार के मेंबर होकर के और एक सिविल सोसाइटी के मेंबर होकर के। इसलिए स्टेट को उन्होंने जो है मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ कहा था। तो और वो उनका जो थ्योरी ऑफ स्टेट है ऑर्गेनिक कॉन्सेप्शन है, मतलब एक स्टेट जो है वो एक ऑर्गेनिज्म के जैसा है, एक शरीर, और जो इंडिविजुअल है उसके लिम्स के जैसे हैं। कई चीजें आप इस पे लिख सकते हैं। ये एक तरह से कई बार टोटलिटेरियनिज्म का भी इसमें सीड छुपा हुआ है। कई लोग कहते हैं, जैसे कार्ल पॉपर ने कहा कि हेगल, मार्क्स और प्लेटो ये लोग इनमीज हैं ओपन सोसाइटी के, आप लिख भी सकते हैं उनके क्रिटिकली में। देन हेगल का कॉन्सेप्शन जो इथिकल लाइफ का, ये तो मैंने बहुत डिटेल में जो है पार्ट 2 में इसको एक्सप्लेन किया। इथिकल लाइफ वो कहते थे कि वो इंडिविजुअल का लाइफ है जो मोरल इथिकल वे में वो लीड करके ट्रू फ्रीडम प्राप्त कर सकता है। अगेन जो एम क्या है, ट्रू इमेंसिपेशन, मार्क्स जैसा। और उन्होंने 3 मोमेंट बताया था इथिकल लाइफ का, फैमिली लाइफ, सिविल सोसाइटी एंड स्टेट। उसमें उन्होंने ये कहा, एक तरह से कहा तो लिखा तो नहीं, लेकिन उसको लोग ऐसे समझते हैं डायलेक्टिकलिज्म के बेसिस पे कि फैमिली जो है वो थेसिस है, तो सिविल सोसाइटी जो है वो एंटीथेसिस है, और जो स्टेट है वो सिंथेसिस है दोनों का। तो ये इन सब चीजों को आप एक्सप्लेन कीजिएगा जैसे वीडियो में है। डिस्कस हेगल्स कॉन्सेप्शन ऑफ सिविल सोसाइटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई तरीके से उसका पूछे ना पूछे, ये हाई लेवल का क्वेश्चन है। सिविल सोसाइटी जैसा मैंने आपको बताया, इट्स ए काइंड ऑफ इंटरमीडिएट बिटवीन फैमिली एंड स्टेट। वो एक तरह का डिफरेंसिया उन्होंने कहा था, एक ट्रांजिशन है, एक तरह का एंटीथेसिस है फैमिली का, जिसको कि उन्होंने कहा था कि वहां पे अल्ट्रुइज्म तो होता है, लेकिन वो पर्टिकुलर अल्ट्रुइज्म होता है, वहां पे यूनिवर्सल ईगोइज्म होता है। मतलब सिविल सोसाइटी क्या है, वो क्षेत्र, उनमें उन्होंने बाजार भी शामिल किया था, जहां पे कि आप ट्रेड करते हैं, कॉमर्स करते हैं, दूसरे के साथ मिल करके मान लीजिए पोएट्री करते हैं, एक्सचेंज करते हैं आइडियाज को, बुक लिखते हैं। मतलब सोसाइटी जो गवर्नमेंट नहीं है, जो परिवार से भी अलग है और जो सरकार स्टेट से भी अलग है, फॉर्मल जो गवर्नमेंट है उससे अलग है। ऑफ कोर्स आज के जमाने में मार्केट को भी उससे अलग कर दिया जाता है। तो जो मार्केट नहीं है, जो सरकार नहीं है, जो परिवार नहीं है, वो सिविल सोसाइटी है। एनजीओज खास करके जो हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से लेके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ओपिनियन, मीडिया एंड ऑल, ये सब जो है
सिविल सोसाइटी कहलाते हैं। वहां पे उन्होंने सिविल सोसाइटी में मार्केट को भी जोड़ा था। सिविल सोसाइटी के बारे में उनके विचार बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि फ्रेम करते हैं मॉडर्न सिविल सोसाइटी कॉन्सेप्शन को। इसको मेरे वीडियो से आप देख लीजिए डिटेल में। डिस्कस हेगल्स हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। अब आपने देखा कि मार्क्स का हम लोगों ने डिस्कस किया हिस्टोरिकल मैटेरियलिस्टिक जो जो डायलेक्टिज्म था। अब यहाँ पे हम लोग आइडियलिज्म, मतलब आइडिया कैसे जो है वो थेसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस के थ्रू जो है ऐसे स्पाइरल में कैसे बढ़ती है, और यही ह्यूमन प्रोग्रेशन है। जब सिविलाइजेशन का प्रोग्रेशन हम बोलते हैं तो हेगल के अनुसार वो आइडियाज का प्रोग्रेशन है। और हेगल का कहना था कि जो उस समय की जो आइडिया, जो उसमें प्रूसियन स्टेट में जो था, वो जो आइडियाज जो डेवलप था वो उस समय का हाईएस्ट था, पिनेकल था, एक तरह से एंड ऑफ हिस्ट्री जैसा, वो जैसे फुकुयामा बाद में कहते हैं उसी टाइप का वो सोचते हैं। वैसे कभी होता नहीं है, आइडिया का प्रोग्रेशन कभी रुकता नहीं है। मार्क्स के अनुसार से वो खत्म हो जाता है सोशलिज्म में, हेगल के अनुसार वो प्रूसियन स्टेट में जाके खत्म हो जाता है कहीं, लेकिन कोई चीज खत्म होती नहीं है। तो ये जो हिस्टोरिकल डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, जिसके बेसिस पे मार्क्स का जो है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म बेस्ड है, इसको जरूर मेरे वीडियो से बहुत अच्छी तरह पढ़ लीजिए। तो इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन इस बार रहेंगे, पक्का है ये। ओके डियर स्टूडेंट, और यदि आप 6 सेमेस्टर के एग्जाम दे रहे हैं तो आप डेफिनेटली जो है पीजी इंट्रेंस टेस्ट देना चाहेंगे, जो अभी से लेके अगले 3 महीने में होगी। तो उसके लिए आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज यदि ज्वाइन करना चाहते हैं, एक तरह का मेंबरशिप ग्रुप है जिसमें आपको बहुत बहुत फायदे मिलते हैं, और आपको एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए सारे टिप्स और बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर करवाए जाते हैं। टेलीग्राम को यूज करके किया जा रहा है, टेलीग्राम चैनल को। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस ईमेल आईडी पे भेजिए, मैं आपको गाइड करूंगा। ऑफकोर्स ये पेड कोर्स है, नॉमिनल कॉस्ट पे। इस तरह से आप मुझसे जुड़ सकते हैं यदि आपके कोई सवाल हो। और एग्जामिनेशन के लिए गुड विशेष बहुत जल्द मिलेंगे दूसरे थीम 3 साल के पेपर एनालिसिस के साथ। गुड विशेष, बाय।